नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है पर्यावरण बातें के दूसरे एपिसोड में। पर्यावरण बातें एक ऐसा पॉडकास्ट है जिसमें हम एनवायरनमेंट, सस्टेनेबिलिटी और डेवलपमेंट से रिलेटेड सेक्टर्स के बारे में सिंपल लैंग्वेज में बातें करते हैं। आज का एपिसोड मेरे लिए बहुत ज़्यादा स्पेशल है क्योंकि आज है हमारे साथ डॉक्टर पारुल ऋषि। डॉक्टर पारुल ऋषि इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ फॉरेस्ट मैनेजमेंट भोपाल से जुड़ी हैं और उनका काम एनवायरनमेंट, सस्टेनेबिलिटी बिहेवियर, ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट, CSR और साइकोलॉजी जैसे टॉपिक्स से जुड़ा हुआ है। आपका बहुत बहुत स्वागत है मैम पर्यावरण बातें के दूसरे एपिसोड में। और मैं आपका बहुत बहुत आभारी हूँ कि आपने हम लोगों को इस पर्यावरण बातें नामक पॉडकास्ट के लिए समय दिया। तो मैं इसी के साथ इस चीज़ को शुरू करूँगा। हम लोगों ने आपके बारे में बहुत पढ़ा है, आपके बारे में बहुत रिसर्च करी। तो मैम, मैं शुरुआत इस चीज़ से करना चाहूँगा कि आपको ये जो एनवायरनमेंट, फॉरेस्ट्री और अलाइड सेक्टर्स का जो एरिया है और जिस एरिया में आपने पढ़ाई करी है, ये दोनों कैसे एसोसिएटेड हैं और आपका बचपन से लेकर ऐसा क्या इंटरेस्ट, मतलब ऐसी क्या लाइन ऑफ चीज़ें रही, लाइन ऑफ थिंग्स रही जिससे आप अभी जो अभी आप कर रहे हैं वो उसमें आप सक्षम हैं? Thank you, Vishesh. I'm also very happy to be the part of this second episode of पर्यावरण बातें। तो जैसा कि आप पूछ रहे थे कि मैं यहाँ कैसे लैंड हुई, सो ये एक बहुत इंटरेस्टिंग स्टोरी है इसके बारे में कि मेरी एजुकेशन पूरी जो है वो साइकोलॉजी के फील्ड में रही। मैंने मास्टर्स, PhD सब दयालबाग यूनिवर्सिटी आगरा से साइकोलॉजी में किया। एंड उसके बाद मेरा रिलोकेशन टू भोपाल एंड अप्लाइंग टू दिस इंस्टीट्यूट वाज एसोसिएटेड विद माय रिलोकेशन टू भोपाल, बिकॉज मैं मैरिज के बाद जब मैं यहाँ आई तो मुझे यहाँ पर अपॉर्चुनिटी मिली कि साइकोलॉजी की एक पोजीशन थी एंड मैनेजमेंट का फील्ड था, बट उसमें साइकोलॉजी के लिए एलिजिबिलिटी थी। तो मेरा सारा जो फील्ड जिस पर आज मैं काम कर रही हूँ, ये सारा इसका पूरा श्रेय IIFM को जाता है कि मैं IIFM में आई तभी मैंने सोचा कि मैं अब यहाँ आ तो गई हूँ। इट वाज अ कंप्लीटली रैंडम लैंडिंग फ्रॉम साइकोलॉजी टू फॉरेस्ट्री। या इट वाज आल्सो शॉकिंग फॉर मी। मैंने भी कभी सोचा नहीं था कि मैं फॉरेस्ट्री में आके जो है कुछ साइकोलॉजी से रिलेटेड कुछ करूँगी। तो शुरू में तो ऐसा लगता था कि क्या करेंगे, लोग भी सुन के हँसते थे, अच्छा आप जानवरों की साइकोलॉजी की स्टडी करेंगे, अच्छा पेड़ों की भी कोई साइकोलॉजी होती है। तो इस तरह के रैंडम क्वेश्चंस लोग करते थे। लेकिन फिर मुझे लगा कि अब जब मैं यहाँ आ ही गई हूँ, तो मैं अपने सब्जेक्ट को किस तरह से यहाँ अप्लाई कर सकती हूँ, इसके ऊपर मैंने अपना पूरा ध्यान केंद्रित करना शुरू किया। और एक डिसिप्लिन मैंने पढ़ा था MA में, एनवायरमेंटल साइकोलॉजी। सो वो मुझे बहुत इंटरेस्टिंग सब्जेक्ट लगता था और बाय चांस मेरी जो PhD गाइड थी, वही वो सब्जेक्ट पढ़ाती थी, डॉक्टर मिसेस SP सिन्हा, मिस SP सिन्हा। तो उनसे मैं बहुत इंस्पायर्ड थी जब वो बताती थी कि एनवायरनमेंट के फील्ड में किस तरह से साइकोलॉजी के एप्लीकेशंस हो सकते हैं, कौन-कौन से प्राइवेसी इश्यूज़ होते हैं जो हमको कंसीडर करने होते हैं और साइकोलॉजी पर्सपेक्टिव से उनको देखना होता है, टेरिटोरियलिटी के इश्यूज़ होते हैं। एनिमल्स में टेरिटोरियलिटी होती है, लेकिन ह्यूमन्स में भी एक टेरिटोरियल बिहेवियर होता है। जैसे हम लोग क्लास में बैठते हैं, तो स्टूडेंट्स आते हैं, तो अगर उनको थोड़ी देर के बाद आना है बट वो अपनी सीट को रिज़र्व करना चाहते हैं, तो वो एक अपना हैंकी या कुछ बैग वहाँ पर रख जाएँगे, तो दिस इज़ अ टेरिटोरियल बिहेवियर। तो इस तरह के बहुत सारे इश्यूज़ होते हैं जो एनवायरमेंटल साइकोलॉजी का पार्ट है। सो ऐसा करके धीरे-धीरे मैंने अपने सब्जेक्ट को एक्सप्लोर किया। फिर उसी समय 1988 में जॉइंट फॉरेस्ट मैनेजमेंट प्रोग्राम इम्प्लीमेंट हुआ था। तो मेरा जो फर्स्ट रिसर्च एक्सपोज़र था इस इंस्टीट्यूट में, वो वही था 10 इयर्स आफ्टर जॉइंट फॉरेस्ट मैनेजमेंट प्रोग्राम। सो 1998 में, 94 में मैंने यहाँ पर जॉइन किया। अभी मेरे को 3 दिन के बाद आई विल बी कंप्लीटिंग माय 32 इयर्स इन दिस इंस्टीट्यूट। तो वो पहला प्रोजेक्ट था जो मैंने लिया कि जॉइंट फॉरेस्ट मैनेजमेंट आफ्टर अ डिकेड, कि 10 इयर्स के बाद जॉइंट फॉरेस्ट मैनेजमेंट में क्या इस तरह से फॉरेस्ट्री मैनेजमेंट के फील्ड में चेंज आया है। तो उसमें मैंने अपनी पूरी साइकोलॉजी की जो थियरीज़ थी, मोटिवेशनल थियरी है, लीडरशिप है एंड परसेप्शंस हैं, कम्युनिटी के परसेप्शंस फॉरेस्ट के बारे में क्या हैं। सो बहुत सारे साइकोलॉजी के कॉन्सेप्ट्स मैंने प्रैक्टिकली, एम्पिरिकली कम्युनिटीज़ के साथ, फॉरेस्ट ऑफिसर्स के साथ उन सबको स्टडी करने की कोशिश की। और फिर धीरे-धीरे उसी फील्ड में आगे बढ़ते-बढ़ते क्लाइमेट चेंज, सस्टेनेबिलिटी, ये सारे इश्यूज़ जो हैं वो उसमें जुड़ते गए। मैम, आप बहुत छोटे थे जब आपने IIFM जॉइन करा था, है ना? लाइक
यू वर अराउंड 24 आई गेस, है ना? तो इतनी जल्दी कैसे आपको इतनी बड़ी उपाधि मिल गई? मैं तो इसको बड़ी उपाधि ही मानूंगा, आईआईएफएम में आके एक लेक्चरर बन जाना उस एज में। तो इस बारे में आप कुछ कहना चाहेंगे मैम? मेरा करियर पूरा ही बहुत अर्ली रहा। अगर हम बचपन से स्टार्ट करें तो मेरा जब एडमिशन हुआ था तो मुझे उस समय के टाइम पर प्रमोशंस मिल जाते थे कि आप अगर उस पर्टिकुलर क्लास में अच्छे से कर पा रहे हैं तो आपको नेक्स्ट क्लास दे दी जाती थी। तो ऐसे बहुत सारे प्रमोशंस मुझे जल्दी-जल्दी मिलते गए। तो इस तरह का प्रोसेस उस समय था, तो मैं ऐसे करते-करते जल्दी 20 इयर्स की एज में मैंने एमए कंप्लीट कर लिया था। तो उसके बाद इमीडिएटली मैंने पीएचडी में एडमिशन ले लिया, तो 23 की एज में मेरी पीएचडी कंप्लीट हो गई थी। तो मैं अपनी यूनिवर्सिटी की यंगेस्ट मास्टर थी एंड यंगेस्ट पीएचडी थी, अभी भी वो रिकॉर्ड ब्रेक नहीं हुआ है। तो अब 23 की एज में जब मेरा मास्टर्स पीएचडी कंप्लीट हो गया था, तो उसके बाद आई वाज़ एलिजिबल टू अप्लाई एनीवेयर। और ये पोजीशन जो थी इसमें तो पीएचडी की रिक्वायरमेंट भी नहीं थी, ये लोग खाली मास्टर्स ही माँग रहे थे। सो आई वाज़ द ओनली पीएचडी लेक्चरर व्हेन आई जॉइन्ड आईआईएफएम इन 1994। तो जो है उस तरह से करियर थोड़ा-सा जल्दी शुरू हो गया, तो लर्निंग धीरे-धीरे एक्यूमुलेट होती रही। तो मेरी पूरी लर्निंग का एक्यूमुलेशन जो है दैट इज़ बिकॉज़ ऑफ आईआईएफएम, एंड आई गिव कंप्लीट क्रेडिट टू माय सीनियर्स हू वर देयर एट दैट point of time, and उसके बाद learning was getting cumulative with the new people joining, and major learning जो मुझे IFM में हुई that is from my students। because मुझे कुछ भी नहीं आता था जब मैं आई, मैं बिल्कुल ऑल टुगेदर डिफरेंट फील्ड से आई थी। तो फॉरेस्ट्री से रिलेटेड जो एक्सपीरियंसेस मैंने एक्यूमुलेट किए वो सारे आईआईएफएम में ही एक्यूमुलेट हुए हैं। एंड सबसे इंटरेस्टिंग जो था 94 में आईएफएम में जैसे मैंने ज्वाइन किया, आफ्टर 3 मंथ्स, फ्यू मंथ्स रादर आई शुड से, एमफिल प्रोग्राम यहाँ पर स्टार्ट हुआ था, एमफिल इन नेचुरल रिसोर्स मैनेजमेंट। तो उसको एमआरएम के नाम से पहले हम लोग बोलते थे, फिर उसके बाद उसका नाम चेंज हो गया। तो उस प्रोग्राम में दैट वाज फॉर एक्सपीरियंस्ड पीपल। सो वो बहुत इंटरेस्टिंग था कि मैं यहाँ पर ज्वाइन की और मुझे उस पर्टिकुलर प्रोग्राम में ऑर्गेनाइजेशनल बिहेवियर एंड ग्रुप बिहेवियर ये कोर्सेज पढ़ाने के लिए दिए गए, एंड वो एक्सपीरियंस्ड लोगों का प्रोग्राम था। तो बहुत सारे लोग जो थे वो 40-50 इयर्स की एज के भी उसमें थे। तो वो एक बहुत यूनिक एक्सपीरियंस था कि आपसे ऑलमोस्ट डबल एज के लोगों को पढ़ाना, ऑर्गेनाइजेशनल बिहेवियर, उसमें कुछ फॉरेस्ट ऑफिसर्स भी थे। एंड शुरू में मुझे लगा कि कैसे मैनेज होगा, लेकिन जब मैंने डायरेक्टर से, उस समय प्रोफेसर डॉक्टर जेबी लाल डायरेक्टर थे, तो उनसे बात हुई और उन्होंने कहा कि नहीं पारुल, तुम कर लोगी, मुझे पता है, मैंने तुमको देखकर ही सेलेक्ट किया है, तो तुम कर लोगी। तो मैंने उनका कॉन्फिडेंस और मेरे में एक ये क्वालिटी शुरू से ही थी कि ओवर कॉन्फिडेंस तो नहीं कहूँगी, लेकिन मुझे लगता था कि कुछ भी सिचुएशन आएगी मैं कर लूँगी। ऐसा नहीं होगा कि मुझे कुछ प्रॉब्लम जाएगी। तो उसी कॉन्फिडेंस से मैं क्लास में एंटर हो गई, और फिर मुझे लगा कि अरे यहाँ तो ये लोग जो बैठे हैं इनको साइकोलॉजी के बारे में तो कुछ पता ही नहीं है, तो आई एम द अथॉरिटी। सो जब आप अदर साइड ऑफ द टेबल होते हैं तो एक कॉन्फिडेंस आप में अपने आप आ जाता है। सो उस कॉन्फिडेंस से मैंने फर्स्ट बैच पढ़ाया जिसमें 15-16 के लगभग पार्टिसिपेंट्स से 20 के आसपास पार्टिसिपेंट्स से, और सभी जो है वो 4 to 5 ईयर्स से लेके एंड 20 ईयर्स तक के एक्सपीरियंस के लोग थे। तो वहाँ से मेरा कॉन्फिडेंस मल्टीप्लाई हो गया और फिर मुझे लगा अब तो मैं कुछ भी कर सकती हूँ। मैम, आपने जैसा कहा कि आपने स्टूडेंट से बहुत सारी चीज़ें सीखी। हुँ। मैं अगर पूछूँ ऐसी 5 चीज़ें जो आज की डेट में आपको लगता है कि ये 5 चीज़ें मैंने बेस्ट, जो मैं 5 रेट करूँगी, ऐसी ये जो चीज़ें हैं ये मैं कभी कहीं नहीं सीख पाती। ये जो 5 चीज़ें हैं वो कौन-सी होंगी आपने जो स्टूडेंट से सीखी? अब 5 तो मैं नहीं कह सकती कि बता पाऊँगी या नहीं बता पाऊँगी, लेकिन एक हुँ। जो मेन मुझे लगता है कि एक आप जब स्टूडेंट्स के साथ इंटरफेस करते हैं तो आपका एक पॉजिटिव एनर्जी लेवल बना रहता है। आप अपने एज ग्रुप से, अभी मैं आज के पर्सपेक्टिव में बता रही हूँ, उस समय क्या सीखा वो तो मैं अभी इतना मेमोराइज़ नहीं कर पा रही हूँ। लेकिन एक आप जब स्टूडेंट्स के साथ डील करते हैं तो एक आपका एनर्जी, पॉजिटिव एनर्जी बनी रहती है कि आप यंगस्टर्स के साथ डील कर रहे हैं। तो आपसे अभी के समय में देखूँ कि मेरे से
हाफ एज के जो स्टूडेंट्स हैं वो किस लेवल पर सोचते हैं, क्या उनके थॉट प्रोसेसेस हैं, क्या लर्निंग करते हैं वो लोग, उनके लिए क्या उन लाइफ में इम्पॉर्टेंट हैं, क्या उनकी प्रायोरिटीज़ हैं, और मैं कैसे अपने आप को उनके लिए यूज़फुल बना सकती हूँ। सो ये एक पर्सपेक्टिव होता है, वो बहुत इंपॉर्टेंट होता है, क्योंकि आप अगर अपना सब्जेक्ट स्टूडेंट्स को पढ़ाने जाएँगे तो उनको कोई इंटरेस्ट नहीं आएगा, क्योंकि वो एक कोर्स की तरह से उसको लेते हैं। सो यू हैव टू कनेक्ट विद द माइंड्स एंड हार्ट्स ऑफ द स्टूडेंट। तो उस लेवल पर जो है जब आप कनेक्ट होते हैं स्टूडेंट से, तभी स्टूडेंट्स भी आपको जो है वो एक पॉजिटिव तरीके से लेते हैं और आप भी स्टूडेंट से लर्न करते हैं। सो मेन ये है कि जब आप स्टूडेंट्स के साथ अपनी वेवलेंथ को मैच कर लेते हैं, तब स्टूडेंट्स ओपन अप होके रियलिस्टिक क्वेश्चंस पूछते हैं, ओपन फील करते हैं, क्लास में डिस्कशन होता है और वो डिस्कशन इज द सोर्स ऑफ लर्निंग। सो पहले इंटरनेशनल स्टूडेंट्स भी आते थे, तो डिफरेंट कंट्रीज के पर्सपेक्टिव्स हमको समझने को मिलते थे फॉरेस्ट्री के बारे में। सो बहुत सारा एक ऐसा कॉमन लर्निंग एनवायरनमेंट हम लोग क्लास में क्रिएट करते थे कि जिससे मैं तो इन एवरी क्लास 1 or 2 लर्निंग्स आई यूज टू एक्यूमुलेट। आई मे नॉट बी एबल टू एन्यूमरेट देम राइट नाउ, बट आई से कि उनका मेरे सब्जेक्ट को फॉरेस्ट्री में अप्लाई करने के बारे में उनका क्या पर्सपेक्टिव है, उनको कैसे लगता है कि कम्युनिटी के परसेप्शंस इंपॉर्टेंट है, उनको कैसे लगता है कि क्लाइमेट चेंज में भी एक साइकोलॉजी हो सकती है, सस्टेनेबिलिटी में भी एक साइकोलॉजी हो सकती है। तो हम लोग तो एक एप्लीकेशन ओरिएंटेड पर्सपेक्टिव से सोचते हैं कि हमारा सब्जेक्ट है तो हमको किसी तरह से इसका एप्लीकेशन इसमें ढूंढना है, बट वो एप्लीकेशन रियलिस्टिक है या नहीं। तो ये सारी चीज़ें जो हैं ये हमको स्टूडेंट्स के क्वेश्चन से, डिस्कशन से, फॉर्मल, इनफॉर्मल, ये सब चीज़ें हमको लर्न करने को मिलती हैं। एक बहुत क्यूरियोसिटी रही है मेरे दिमाग में हमेशा से मैं ये भी पूछ ही लेता हूँ अभी। हाँ, बिल्कुल पूछ लो। साइकोलॉजी वगैरह बहुत इंटरेस्टिंग फील्ड लगी है मुझे हाँ, हमेशा से, बट मैं कभी पढ़ नहीं पाया उसके बारे में। हुँ। तो ये बहुत क्यूरियस क्वेश्चन है, आप बुरा मत मानना इसका। क्या आप किसी भी इंसान को देखकर उसका दिमाग पढ़ लेते हो क्या? ऐसा मतलब ऐसा होता है क्या? ये एक बिल्कुल मिथ है। हाँ, ऐसा अच्छा। कुछ नहीं होता है। हाँ, ये एक एक्चुअली इट इज़ एन अ स्किल एज़ वेल एज़ एन आर्ट, दैट्स व्हाट आई शुड से। सो बहुत सारे लोग जिन्होंने कोई साइकोलॉजी नहीं पढ़ी है, वो भी दूसरे लोगों का दिमाग पढ़ सकते हैं या अंडरस्टैंड कर सकते हैं। तो दिस कम्स विद एक्सपीरियंस। हाँ, ओके। रैंडमली आपने अगर एक सब्जेक्ट पढ़ लिया तो आप पर्सन सामने बैठा है, उसके दिमाग में क्या चल रहा है, तो आप ऐसा पढ़ लेंगे, ये एक तरह से बहुत हाइप करने की चीज़ है। एक्चुअली में ऐसा नहीं होता है। लेकिन डेफ़िनेटली जब आप एक सब्जेक्ट के डेप्थ में जाते हैं और उसको आप पढ़ते हैं, बहुत सारे ऐसे ह्यूमन माइंड, ह्यूमन इमोशंस से रिलेटेड कॉन्सेप्ट्स आप पढ़ते हैं, तो आप में एक ग्रेजुअली एक अंडरस्टैंडिंग डेवलप होती जाती है। एंड ओवर द पीरियड जब आप उस एक्सपीरियंस को एक्यूमुलेट कर लेते हैं, तो फिर आप में नॉर्मल पब्लिक के कंपैरिज़न में ये स्किल थोड़ी-सी ज़्यादा होती है। तो अभी मुझे लगता है कि हाँ, मैं अगर एक पर्सन से थोड़ी देर उसके साथ बैठूँ, बातचीत करूँ, तो मुझे रिलेटिवली बेटर आइडिया हो जाएगा उस पर्सन के। इसीलिए साइकोलॉजिस्ट को इंटरव्यू बोर्ड्स में किस लिए बैठाया जाता है? हाँ। इसीलिए बैठाया जाता है कि दे कैन गो बियॉन्ड द वर्ड्स व्हाट पर्सन इज स्पीकिंग। हाँ, दे कैन गो बियॉन्ड द ड्रेस दैट द पर्सन इज वेयरिंग। आजकल ये बहुत सारे कोचिंग इंस्टीट्यूट्स हैं, ये लोग सिखाते हैं, आप इंटरव्यू देने जा रहे हैं तो बहुत फॉर्मली ड्रेसअप होके जाइए, क्या बोलिए, अगर आपको कोई क्वेश्चन नहीं आता तो क्या रिप्लाई करिए। सो ये सारी चीज़ें ठीक हैं, लेकिन व्हेन अ साइकोलॉजिस्ट is sitting in an interview board, so that person can go beyond all these things which are visible at the surface. उसके बियॉन्ड देख सकते हैं। सो ह्यूमन माइंड को रीड करना बियॉन्ड व्हाट द पर्सन इज ट्राइंग टू से, ये एक प्रोजेक्टिव टेक्निक होती है साइकोलॉजी में। हाँ, सो वो हम लोग पढ़ते हैं, जैसे आपने सुना होगा डिफेंस सर्विसेज में यूज करते हैं टीएटी। हाँ, थीमेटिक परसेप्शन टेस्ट। उसमें क्या होता है, पिक्चर्स दिखाते हैं और बोलते हैं कि आपको इस पिक्चर्स में क्या दिख रहा है, ये लोग कौन है, क्या कर रहे हैं, फ्यूचर में क्या होगा। सो इस तरह की चीजें जो होती है ना, ये हम लोगों ने वी आर ट्रेन्ड फॉर ऑल दीज थिंग्स। सो उनको हम एक ह्यूमन बीइंग भी, उनके साथ भी हम इंटरेक्ट कर रहे हैं, या कोई पर्सन इंटरव्यू देने की कोशिश कर रहा है, हाँ, तो वो क्या दिखाने की कोशिश कर रहा है और क्या एक्चुअल में उसके अंदर है, और उसके बीच में क्या डिफरेंस है, ये हम लोग अपने एजुकेशनल एंड अदर प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस के बेसिस में हम लोग थोड़ा सा बेटर असेस कर लेते हैं। अच्छा। बस इतना ही है, इसके बियॉन्ड कुछ नहीं। मतलब आपको पता रहता है किस किस इंसान से किस तरीके से डील करना है, किस इंसान से किस तरीके से बात करनी है। यू हैव एन आइडिया अबाउट डिफरेंट बिहेवियरल ट्रेट्स ऑफ डिफरेंट पीपल, है ना? हाँ, ये तो थोड़ा सा, तो क्योंकि ये सब दैट्स अ पार्ट ऑफ आवर एजुकेशन एंड ट्रेनिंग फॉर द लास्ट 3 डिकेड्स आई शुड से।
So definitely we can do it a little better. ओके, तो मैम अगर अब मैं इसको सस्टेनेबिलिटी, क्लाइमेट चेंज और फॉरेस्ट्री एंड अलाइड सेक्टर्स से जोड़ने की कोशिश करूं, तो हाउ इज साइकोलॉजी रिलेटेड टू दिस सेक्टर ऑफ एनवायरनमेंट कंजर्वेशन एंड अलाइड सेक्टर्स? तो ये कैसे रिलेटेड है? Actually, the whole word, you if minus psychology is nothing. चाहे वो एनवायरनमेंट है, आप किसी भी फील्ड में देख लीजिए, चाहे वो एजुकेशन का फील्ड है, चाहे इंडस्ट्री है, चाहे कॉर्पोरेट ऑर्गेनाइजेशंस हैं, सभी जगह साइकोलॉजी, जहाँ भी ह्यूमन बींग्स होंगे वहाँ साइकोलॉजी इज देयर. सो सिमिलरली क्लाइमेट चेंज, बहुत लोग समझते हैं कि एक बिल्कुल टेक्निकल डायमेंशन है, लेकिन ऐसा नहीं है कि ये खाली टेक्निकल डायमेंशन है. टेक्निकल डायमेंशन से आप बहुत सारे क्लाइमेट चेंज मिटिगेशन से रिलेटेड एफर्ट्स कर सकते हैं, लेकिन मिटिगेशन से आपका क्या मतलब है मैम? मिटिगेशन मतलब किस तरह से आप डिफरेंट इंटरवेंशन स्ट्रैटेजीज यूज कर सकते हैं कि जिससे जैसे एनर्जी सेविंग डिवाइसेस आप यूज करते हैं, बहुत सारी और टेक्नोलॉजी है, विंड एनर्जी यूज कर रहे हैं, ऑल्टरनेटिव सोर्सेज ऑफ एनर्जी हैं. सो इन सब से आप जो है वो एनर्जी सेविंग करते हैं, तो ये एक सस्टेनेबल एफर्ट भी है और क्लाइमेट चेंज के लिए भी ये यूजफुल है. मतलब इसका नेगेटिव इम्पैक्ट जो क्लाइमेट का हो रहा है एनवायरनमेंट पर, उसको आप थोड़ा सा रिड्यूस कर सकते हैं. तो लेकिन ये आपने सपोज आपने जैसे ई व्हीकल्स इस समय बहुत ज्यादा पॉपुलर हो रहे हैं, इलेक्ट्रॉनिक व्हीकल्स. हाँ, बट ये ई व्हीकल्स वगैरह वाला जो सेक्टर है, ये तो हम अडेप्ट कर रहे हैं जो सिचुएशन खराब हो चुकी है उससे. मिटिगेट तो मतलब अब आई डोंट थिंक अब हम मिटिगेट कर सकते हैं. नहीं मिटिगेट तो हम नहीं कर सकते, लेकिन ये ह्यूमन इंटरवेंशन जो होता है ना, वो मतलब आपकी एक्सेप्टेबिलिटी टू टेक्नोलॉजी, वो अगर आपकी नहीं है, हाँ, तो फिर आप जो है कितनी भी टेक्नोलॉजी ले आइए, अगर ह्यूमन बीइंग्स उसको एक्सेप्ट नहीं कर रहे हैं तो कुछ नहीं होगा. तो जैसे मिशन लाइफस्टाइल फॉर एनवायरनमेंट भी आया है, सो प्राइम मिनिस्टर आजकल काफ़ी उसको प्रोपोगेट कर रहे हैं, लास्ट 2-3 ईयर से उसमें काफ़ी काम हो रहा है. आईएफएम भी उस पर काफ़ी एफर्ट्स हम लोगों ने की हैं, बहुत ट्रेनिंग प्रोग्राम से हम लोगों ने किए हैं. लेकिन प्रॉब्लम उसमें यही होता है कि हम बहुत सारी चीज़ें पब्लिक को बताते हैं कि आप ऐसा करो, हाँ, सो जब आउटसाइड पर्सन कुछ कह रहा होता है तो उसकी एक्सेप्टेबिलिटी कितनी है, उन्होंने वो चीज़ एक्सेप्ट की या नहीं की, वो उसको अपनी डे टू डे लाइफ में लाएंगे या नहीं लाएंगे. सो जैसे हम लोग देखते हैं आजकल बहुत पॉपुलर हो रहा है स्वच्छता अभियान, हाँ, कि लोग जो है वो ट्रैश कलेक्ट करने के लिए डैम साइट्स पर इधर उधर सब जाते हैं, करते हैं. तो मुझे लगता है कि ये इसकी जरूरत क्यों पड़ रही है, इसीलिए पड़ रही है क्योंकि हम लोग ह्यूमन बिहेवियर के लेवल पर इसमें कोई चेंजेस नहीं ला पाए हैं. हाँ, कि मतलब why people should throw litter, that is the first question. So rather than doing the cleanliness drives, I feel कि हम लोगों को पहले इस लेवल पर वर्क करना चाहिए था कि ह्यूमन बिहेवियर को हम मॉडिफाई करने की कोशिश करें, या उनको हम ये एक्सप्लेन करने की कोशिश करें कि ये फेंकना गलत है. हाँ, और ये सारी चीजें जो है ये चाइल्डहुड लेवल से जब तक वर्क नहीं करें, एक एडल्ट लेवल पर आकर इस पर वर्क करना बहुत चैलेंजिंग होता है. सो इसी तरह से जो है वो सस्टेनेबिलिटी के भी बहुत सारे इंटरवेंशंस जो हो रहे हैं, उसमें भी यही ग्रीन बिल्डिंग का जैसे कॉन्सेप्ट है. ठीक है, जहां भी कॉस्ट फैक्टर आएगा कि हमको ज्यादा कॉस्ट देनी पड़ रही है फॉर द सेक ऑफ एनवायरनमेंट, वहां पर लोग बैक ऑफ कर जाते हैं. और जहां पर लोगों को कुछ अपनी कन्वीनियंस को कॉम्प्रोमाइज करना पड़ता है, वहां से लोग बैक ऑफ कर जाते हैं. सो इन नटशेल इफ आई से दैट एवरीवन वांट्स टू मेंटेन देयर कंफर्ट जोन, and people have very strong resistance to change. They don't want to change the way they have been living for the past many years. So major challenge सारे climate change और sustainability के behavioral interventions में यही है कि हम किस तरह से ये इस तरह से लोगों को motivate करें कि they should be able to come beyond their comfort zone and resistance to change जो है वो कम हो. Because कोई भी change अगर आप नहीं करना चाह रहे हैं, तो फिर सारी टेक्निकल एफर्ट्स जो क्लाइमेट चेंज के लिए हो रही हैं वो सक्सेसफुल नहीं होती हैं. आप देख ही रहे हैं पब्लिक ट्रांसपोर्ट का क्या स्टेटस हो रहा है. भोपाल के सिटी में भी मेट्रो चल रही है, कितने लोग चल रहे हैं, हाँ, क्योंकि वो नहीं चाहते हैं कि हम अपने डेस्टिनेशन से थोड़ा भी डिस्टेंट पर उतर के वहां से पैदल जाएं. ये टेंडेंसी टू एक्सर्ट एफर्ट यहाँ पर बहुत कम है. मैं यूरोप के बहुत विजिट्स किए हैं मैंने, और यूएस, कनाडा, इन सारे कंट्रीज में जितने भी मेरे विजिट्स रहे हैं, मैंने वहाँ देखा लोग 2-2 किलोमीटर वॉक करके पब्लिक ट्रांसपोर्ट पर जाते हैं, वहां से लेते हैं, अपनी डेस्टिनेशन पर पहुंचते हैं. और ऐसा नहीं कि दे कांट अफोर्ड, हाँ, अफोर्डेबिलिटी एक बहुत छोटा सा इशू है.
फॉर द सेक ऑफ एनवायरनमेंट दे आर डूइंग दैट, नहीं हमको ये यूज करना है। तो उस लेवल का ट्रांसपोर्ट पहले लोग कहते थे कि यहाँ नहीं है इसलिए नहीं हो पा रहा है, लेकिन अभी तो मेट्रो आ गई है, इंदौर में भी आई है, भोपाल में भी आई है, लेकिन यूजेबिलिटी इंडेक्स इज वेरी वेरी पॉपुलेशन फॉर नाउ इज द इशू मैम। और भोपाल कंपैरेटिवली बहुत छोटा शहर भी है दूसरे शहरों से, तो एक जगह से दूसरी जगह जाना कंपैरेटिवली इजियर है। ये मेरा थॉट नहीं, प्रोसेस है ईज़ियर इसको के लेकर। अलावा ये माइंडसेट का क्वेश्चन है कि उनकी प्रायोरिटी में एनवायरनमेंट नहीं आता है, उनकी प्रायोरिटी में कंफर्ट आता है। मैम अभी वो चीज़ इस पॉडकास्ट के थ्रू ही हम लोग लाएँगे लोगों में, बिल्कुल। सो वो कंफर्ट ज़ोन जब तक ब्रेक करने के लिए लोग तैयार नहीं हों, और यही है ह्यूमन साइकोलॉजी है। हाँ, कि एनवायरमेंटल साइकोलॉजी टॉक्स अबाउट दिस ओनली कि आप लोगों के एटीट्यूड्स को कैसे चेंज करें। इट्स अ वेरी ग्रेजुअल प्रोसेस। ये ऐसे नहीं चेंज हो जाते कि आप फ़िल्म देखने जाते हैं और वहाँ पर कहते हैं कि आप अगर स्मोकिंग करेंगे तो आपको लंग कैंसर हो जाएगा और उसका ये इम्पैक्ट होगा, और वो विज़िबली दिखाने की कोशिश करेंगे। तो साइकोलॉजी में हम लोग इसको कहते हैं फ़ियर अपील। मैंने अपनी जो बुक है मैनेजिंग क्लाइमेट चेंज एंड सस्टेनेबिलिटी थ्रू बिहेवियरल ट्रांसफॉर्मेशन, उसमें भी मैंने ये एग्जांपल यूज़ किया है कि फ़ियर अपील, पहले कहते थे कि फ़ियर क्रिएट करके आप चेंज ला सकते हो। लेकिन आज के समय में फ़ियर के थ्रू चेंज लाना जो है ना, दैट इज़ नॉट पॉसिबल। आज के समय में ऐसा क्यों पॉसिबल नहीं है मैम? ऐसा इसलिए पॉसिबल नहीं है कि जो फ्रीडम ऑफ थॉट आज के समय में है। पहले क्या होता था, पेरेंट्स जो बच्चों को बता देते थे वो कर लेते थे। हाँ, टीचर्स जो बच्चों को जिस तरह से ट्रेन करते थे, कहते नहीं आपको ऐसे सोचना है, ऐसे करना है, इस प्रोफेशन में जाना है। पीपल यूज्ड टू एक्सेप्ट, क्योंकि हमारा एक बहुत पैटर्नलिस्टिक कल्चर है हमारी कंट्री में। सो वी आर जस्ट ट्रेन्ड टू फॉलो। और वो चीज़ विद द आईटी रिवॉल्यूशन और इंटरनेट और एआई, ये चीज़ ग्रेजुअली कम हो रही है। सो इसके कम होने से लोगों को लग रहा है नहीं, देयर आर अल्टरनेटिव्स, वी कैन थिंक डिफरेंटली आल्सो। नॉट नेसेसरीली इट इज पॉसिबल दैट द वे आवर पेरेंट्स यूज्ड टू थिंक, आवर टीचर्स यूज्ड टू ट्रेन अस, सो हम लोग भी ऐसे ही सोचें और ऐसे ही करें। सो देयर आर डिफरेंट ऑप्शंस अवेलेबल। सो ये जो माइंडसेट चेंज हुआ है बिकॉज ऑफ द आईटी, बिकॉज ऑफ द इंटरनेट, बिकॉज ऑफ द एआई, इसके हिसाब से हम लोगों को भी ये एक्सेप्टेंस लानी पड़ेगी कि हम फोर्सफुली चीज़ों को, कोर्सिव मोड से हम लोग एटीट्यूडिनल चेंज और बिहेवियरल चेंज नहीं ला सकते हैं। इट हैज़ टू बी ग्रेजुअल, इट हैज़, यू हैव टू क्रिएट एन एक्सेप्टेबिलिटी इन द माइंड ऑफ द पर्सन। द पर्सन शुड हिमसेल्फ और हरसेल्फ थिंक दैट दिस इज रिक्वायर्ड फॉर मी। बिकॉज़ आप लोग भी यंगस्टर हैं, आप लोगों को पता होगा, अगर पेरेंट्स कुछ कह रहे हैं कि ऐसा करना है तो आपको अरे ऐसा कैसे करेंगे, हम तो नहीं करेंगे। हाँ, वैसे मैं तो ऐसा नहीं करता, मैं मान नहीं लेता हूँ। ऐसा बहुत अच्छा है आप ऐसा नहीं करते, लेकिन ज़्यादातर लोग आजकल ऐसा करते हैं। उनको लगता है कि हमारी अभी फ्रीडम ऑफ थॉट को रिस्ट्रिक्ट किया जा रहा है, सो ये नहीं होना चाहिए। सो दे विल ट्राई टू फाइंड सम अल्टरनेटिव मोड ऑफ थॉट्स। सो दिस इज कॉमन। मैंने भी एक चीज़ नोटिस करी है मैम, जैसे कि अगर कुछ भी कोई भी इंसान गलत कर रहा है ना, और अगर आप उसको, मैं ना, ये मेरा पर्सनल मैंने नोटिस किया है लोगों का, कि अगर उसको वो चीज़ करने के लिए बोल दो ना, तो वो शायद नहीं करेंगे, बट खुद के गिल्ट से वो शायद उस चीज़ को कर भी दें। क्या मुझे ये मैंने सही नोटिस किया है? मतलब ये पर्सन टू पर्सन वेरी करता है। हुँ। हाँ, मतलब इट डिपेंड्स ऑन व्हाट टाइप ऑफ पर्सनैलिटी दैट पर्सन इज हैविंग। कुछ लोगों में जो है, अगर इफ दे हैव बीन बोर्न एंड ब्रॉट अप इन सच एन एनवायरनमेंट वेयर दे वर प्रोवाइडेड विद utmost फ्रीडम टू डू व्हाटएवर दे वांट टू, तो फिर इस तरह की सिचुएशन एप्लीकेबल नहीं होगी। लेकिन जिनको रिस्ट्रिक्शंस एंड कंजर्वेटिव टाइप के एनवायरनमेंट में जो लोग ग्रो करते हैं, सो उनको जैसे ही फ्रीडम मिलती है when they are adult and they just live in a different environment where day to day control उनके ऊपर नहीं है, तो फिर उसका आउटलेट कई बार बहुत डिफरेंट तरीके से होता है। मैम आपकी जो बुक है मैनेजिंग क्लाइमेट चेंज एंड सस्टेनेबिलिटी थ्रू बिहेवियरल ट्रांसफॉर्मेशन, इसका सेंट्रल आइडिया क्या था और आपने यही टॉपिक क्यों चूज़ करा? अ, जब क्लाइमेट चेंज के बारे में वर्ल्ड वाइड बात होनी स्टार्ट हुई, सो तब से ही मुझे लग रहा था कि मैं साइकोलॉजी के फील्ड को मैंने बहुत एनवायरनमेंट से रिलेटेड टॉपिक्स में इम्प्लीमेंट किया है। सो व्हाई नॉट climate change, because climate change is also having lot of anthropogenic reasons behind that, and human beings are the part of it. तो किस तरह से हम इस फील्ड को भी टच कर सकते हैं, तो उसके रेफरेंस में मैं बहुत समय से थॉट प्रोसेस चल रहा था। 2009 की बात है कि मैंने इस टॉपिक पर एक पहला रिसर्च प्रोजेक्ट लिया,
एंड वो रिसर्च प्रोजेक्ट था क्लाइमेट चेंज परसेप्शंस के ऊपर कि क्लाइमेट चेंज के बारे में आफ्टर ऑल पब्लिक सोचती क्या है। हाँ, तो ये हम लोगों ने पहला प्रोजेक्ट लिया था, ये सेमी एरिड जोन्स 10 सेमी एरिड जोन्स ऑफ द कंट्री जो हैं इसमें हमने इसको इम्प्लीमेंट किया था। तो ये प्रोजेक्ट 2009 में था। उसके बाद फिर आई गॉट वन पीएचडी स्कॉलर डॉक्टर रुचि मुदलियार, सो शी वर्कड विद मी ऑन दिस प्रोजेक्ट एज अ रिसर्च फेलो। और फिर उसके बाद उसी ने पीएचडी ज्वाइन कर ली मेरे साथ। तो फिर हम लोगों ने उस प्रोजेक्ट को आगे एक्सटेंड किया। फिर हम लोगों ने सेमी एरिड जोन्स, डॉक्टर एमडी ओम प्रकाश भी मेरे साथ थे उस प्रोजेक्ट में। फिर फर्दर टू दैट जब पीएचडी में हमने इसको और एक्सटेंड करना था फॉर रुचि, तो रुचि के साथ मेरा बहुत लंबा एसोसिएशन रहा, अभी तक हम लोग एसोसिएटेड हैं उसके साथ। तो उसने फिर जो कोस्टल मेट्रोपॉलिटन सिटीज़ हैं, उसी समय मुंबई में फ्लड्स आए थे और काफ़ी मेजर हैवॉक हुआ था उसकी वजह से, और चेन्नई में सुनामी आई थी। तो ये दोनों कोस्टल मेट्रोपॉलिटन सिटीज़ जो थे, मुंबई और चेन्नई, तो हम लोगों ने सोचा कि यहाँ की पब्लिक, बिकॉज़ नाउ पीपल हैव स्टार्टेड बेयरिंग द बर्न्ट ऑफ क्लाइमेट चेंज। हाँ, बिकॉज़ समहाउ डायरेक्टली और इनडायरेक्टली जो भी एक्सट्रीम क्लाइमेटिक इवेंट्स होती हैं, सो वो दे आर एसोसिएटेड विद क्लाइमेट चेंज। तो हम लोगों ने कोस्टल मेट्रोपॉलिटन सिटीज़ में दोनों जगह क्लाइमेट चेंज परसेप्शंस पर स्टडी की, क्लाइमेट डिस्ट्रेस को देखा, बिकॉज़ फ्लड एंड सुनामी की वजह से बहुत सारी डिस्ट्रेसफुल इवेंट्स वहाँ पर हुई थी। तो क्लाइमेट डिस्ट्रेस और किस तरह से उसके साथ लोगों ने अडैप्ट किया, बिहेवियरल अडैप्टेशन पर्टिकुलरली। सो ये सारी चीज़ें हम लोग 2009 से हम धीरे-धीरे इनके ऊपर वर्क कर रहे थे। और फिर हम लोगों ने इस प्रोजेक्ट में एक और हम लोगों ने आईएफएम से ही फंडेड एक प्रोजेक्ट लिया, जिसमें हमने स्मॉल कोस्टल सिटीज़ को इंक्लूड किया। उसमें वेरेवल एंड पौंडीचेरी, सो ये 2 प्लेसेस और थी जिसमें हम लोगों ने स्टडी किया। फिर हम लोगों ने कंपेयर करने की कोशिश की कि स्मॉल कोस्टल सिटीज़ और बिग कोस्टल सिटीज़ के लोगों के परसेप्शंस में क्या डिफरेंस है, और कितना ये लोग अडैप्टेशन, बिहेवियरल अडैप्टेशन करने के लिए ईगर हैं व्हेन दे हैव ऑलरेडी सीन दैट क्लाइमेटिक इवेंट्स, एक्सट्रीम क्लाइमेटिक इवेंट्स आर हैपनिंग एट देयर प्लेस। सो ये धीरे-धीरे ये प्रोसेस आगे बढ़ता गया। उसके बाद हम लोगों ने आइलैंड्स पर भी स्टडी करने का सोचा, अंडमान में। फिर उसके बाद डॉक्टर रुचि, हर पीएचडी वाज़ अवॉर्डेड। फिर देन उसके साथ ही हम लोगों ने उसको एक पोस्ट डॉक्टरल फेलोशिप, हम लोगों ने एक पेपर पब्लिश किया, और उस पेपर को देखकर हमारे पास एक्स मार्सेल यूनिवर्सिटी फ्रांस से एलेक्जेंड्रा लिंडरमैन एक हमारी को एसोसिएट थी, तो प्रोफेसर थी वहाँ, एसोसिएट प्रोफेसर थी वहाँ की यूनिवर्सिटी में। तो उन्होंने हमको अप्रोच किया कि हम चाहते हैं कि आपने जो ये वर्क यहाँ इंडिया में किया है, ये वर्क आप फ्रांस में भी करें। आप कंपैरेटिव स्टडी करें कि इंडिया और फ्रांस में किस तरह से ये डिफरेंस है क्लाइमेट चेंज परसेप्शंस पे लोगों के। सो फिर हम लोगों ने नीस एंड मार्से, 2 एरियाज़ सदर्न फ्रांस के थे, तो उनको हमने सेलेक्ट किया, जो कि स्मॉल एंड मिडल कोस्टल सिटीज़ की तरह से, मतलब मेट्रोपॉलिटन तो नहीं थे, बट दे आर रिलेटिवली ओके। तो हम लोग फिर रुचि गॉट पोस्ट डॉक्टरल फेलोशिप फॉर दैट, एंड आई वाज़ आल्सो इनवाइटेड ओवर देयर। सो फॉर 1 मंथ आई वाज़ देयर टू ट्रांसलेट द टूल इन फ्रेंच लैंग्वेज, एंड वहाँ का पूरा डेटा आपको कलेक्शन। फ्रेंच आती है मतलब? नहीं, मुझे फ्रेंच नहीं आती है, लेकिन वहाँ पर मैं उन लोगों को हेल्प कर रही थी कि वो दे आर गोइंग फॉर द राइट ट्रांसलेशन ऑफ द टूल, बिकॉज़ जो हम लोगों ने क्लाइमेट चेंज परसेप्शन इन्वेंटरी बनाई थी, वो दैट इन्वेंटरी वाज़ डिज़ाइन्ड बाय अस। दैट वाज़ अ पार्ट ऑफ रुचि's पीएचडी। सो ये वो लोग उसी इन्वेंटरी को फ्रांस में ट्रांसलेट करना चाहते थे, एंड उसके अलावा कुछ अडैप्टेशन भी करना चाहते थे उस इन्वेंटरी का, एज़ पर देयर लोकल कॉन्टेक्स्ट। तो वो हम लोगों ने काफ़ी उस पर वर्क किया। वहाँ पर 1 साल का उसका पोस्ट डॉक था। उसके बाद हम लोगों ने मेजरिंग क्लाइमेट चेंज परसेप्शंस इन इंडिया एंड फ्रांस, एक इंटरनेशनल कोलैबोरेटिव प्रोजेक्ट किया एक्स मार्सेल यूनिवर्सिटी के साथ। सो ये सारा बहुत सारा एक्सपीरियंस 2009 से मैं धीरे-धीरे एक्यूमुलेट कर रही थी, जो मुझे लग रहा था कि अब इस फॉर्म में आ गया है। उसके बाद एक और पीएचडी यहाँ पर मैंने स्टार्ट की हिमालयन रीजन से क्लाइमेट चेंज के ऊपर, एंड शालिनी डागोर मेरी पीएचडी स्कॉलर है, वो अभी भी इस पर वर्क कर रही है। हम लोग उसको क्लोजली सबमिट करने वाले हैं। तो बहुत सारे एरियाज़ में हम लोगों ने ऑलरेडी क्लाइमेट चेंज रिस्क परसेप्शंस पर उसकी स्टडी है, हिमालयन रीजन्स के, हिमाचल प्रदेश में पर्टिकुलरली। सो ये सारा वर्क एक्यूमुलेट हो गया था, और क्लाइमेटिक इवेंट्स भी हम लोग देख रहे थे, डे बाय डे बढ़ रहे हैं। तो उसको देखते हुए मुझे लगा कि अब ऐसा टाइम है कि इट इज़ रिक्वायर्ड दैट पीपल शुड डू सम चेंजेस इन देयर बिहेवियर, सो दैट ये सीक्वेंस जो चल रही है, इसको किसी लेवल पर हम लोग स्लो डाउन कर पाएँ। ब्रेक तो नहीं कर सकते, लेकिन स्लो डाउन कर पाएँ।
तो फिर टाइम का बहुत क्राइसिस रहता है, बिकॉज बीइंग इन IIFM वी हैव सीरीज ऑफ एकेडमिक असाइनमेंट्स, टीचिंग, रिसर्च, कंसल्टिंग, लॉट ऑफ ट्रेनिंग प्रोग्राम्स, PhD गाइडेंस, एडमिनिस्ट्रेशन। सो ये सारी एक्टिविटीज़ के साथ एक बुक लिखने के लिए टाइम निकालना वो एक बहुत चैलेंजिंग था। तो बहुत समय से मेरे माइंड में ये चल रहा था, बट धीरे-धीरे करके जब कोविड का टाइम आया, तो मुझे लगा कि अब ये बहुत अच्छा टाइम है, जिसको मैं यूटिलाइज़ कर सकती हूँ बुक लिखने के लिए। तो ये बुक बेसिकली दैट इज़ इट वाज़ पब्लिश्ड इन 2022 पालग्रिम मैकमिलन एंड स्प्रिंगर नेचर के थ्रू हम लोगों ने इसको पब्लिश किया, इंटरनेशनल पब्लिशर्स हैं सिंगापुर से। तो इन लोगों ने बुक प्रपोज़ल मैंने इनको भेजा, इन्होंने एक्सेप्ट किया, फिर 7 मंथ्स 8 मंथ्स का टाइम था, थोड़ा बहुत एक्सटेंड करके विदिन 1 ईयर कोविड के पीरियड में जब काफ़ी समय वर्क फ्रॉम होम में हमने काम किया, तो उस पीरियड में धीरे-धीरे चैप्टर्स लिख के जो है वो हम लोगों ने इसको एक अल्टीमेट एंड पर मैंने इस बुक को पहुँचाया। और इसमें रुचि का भी काफ़ी कंट्रीब्यूशन रहा, क्योंकि शी वाज़ वर्किंग विद मी फॉर अ वेरी लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम। सो इस तरह से ये बुक जो है ये फाइनल कंक्लूजन तक पहुँची। ओके, पढ़नी चाहिए मतलब ये बुक। अब ये तो आपकी चॉइस है। आप बोल दोगे तो बिल्कुल पढ़ूंगा। बिल्कुल पढ़ो, मैं तो बिल्कुल कहूँगी, ठीक है। पढ़ना चाहिए। अ, फ्रूगैलिटी का एक कॉन्सेप्ट है इसमें जो काफ़ी इम्पोर्टेंट है। क्या होता है मैम जो फ्रूगैलिटी? फ्रूगैलिटी मतलब हम लोग वी ऑल आर अकस्टम्ड टू लिव इन लग्जरी। हाँ, कि हमको अगर कहीं जाना है तो गाड़ी में एसी नहीं चल रहा है तो नहीं जा सकते हैं। हाँ, अगर कमरे का एसी नहीं चल रहा है तो बैठ नहीं सकते हैं। ये ऐसा तो मैम बहुत आपने ऐसे लग रहा है मुझे ही बोल दिया हो। हो सकता है। हाँ। सो कुछ सब लोगों की अपनी-अपनी लग्जरीज़ की हैबिट्स होती हैं। हम्म, एंड जब हम क्लाइमेट चेंज एंड सस्टेनेबिलिटी की बात करते हैं तो हमको कुछ हद तक अपने आप को कुछ कॉम्प्रोमाइज़ेज़ करने पड़ते हैं। हाँ, और उसके लिए मैंने जैसे अभी पहले भी आपको बताया कि कम्फर्ट ज़ोन से बाहर आना पड़ता है। तो वो कम्फर्ट ज़ोन से बाहर आने के लिए ये सारी चीज़ें जो हैं वो बहुत ज़रूरी होती हैं। तो फ्रूगैलिटी का कॉन्सेप्ट यही है कि इट इज़ बेसिकली अ काइंड ऑफ मिनिमलिस्टिक बिहेवियर, कि किस तरह से हम अ, कम खाने के साथ रह सकते हैं। अगर हम कोविड के समय में हम लोगों ने बहुत सारी चीज़ें एक्सपीरियंस की, कि ऐसा कुछ नहीं होता कि हम अगर बाहर नहीं गए बहुत समय तक तो लाइफ तब भी चलती रहती है, सोशलाइज़ेशन वर्चुअली भी हो जाता है। अगर हमने कुछ समय तक कपड़े नहीं खरीदे, अपने कपड़े को यूज़ कर रहे हैं, तो कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। हाँ, आपके पास सफिशिएंट कपड़े होते हैं जस्ट बिकॉज़ ऑफ द क्रेज़ यू बाय मोर एंड मोर। सो ये एक जो कंज्यूमरिस्टिक सोसाइटी है, हाँ, तो ये हम लोग को प्रमोट करती है थ्रू वेरियस एडवर्टाइजमेंट्स एंड ऑल। आप तो मार्केटिंग है, समझ सकते हैं। हाँ, कि कॉर्पोरेट्स एंड कंपनीज वांट दैट पीपल शुड बाय मोर एंड मोर, एंड फ्रूगैलिटी सेज यू शुड बाय लेस एंड लेस। हाँ, फॉर द सेक ऑफ एनवायरमेंट। ट्रेड ऑफ है, मैं मानती हूँ इस चीज को, लेकिन फिर भी बहुत सारी अननेसेसरी चीजें जो हम बाय करते हैं, हाँ, जिनके बिना हम लोग रह सकते हैं, या बहुत सारी ऐसी लग्जरीज जैसे रेनी सीजन भोपाल का हम देखें तो कोई प्रॉब्लम नहीं होती, आप एसी के बिना आराम से रह सकते हैं, लेकिन आप देखेंगे फिर भी एसी चलता है लोगों के उनमें। विंटर्स में भी लोग एसी चलाते हैं, कोट पहन के एसी चलाते हैं। अभी आपने देखा होगा प्राइम मिनिस्टर का बहुत एडवर्टाइजमेंट आ रहा है, कि आप जो है वो 24 पर एसी रखें, एसी आप जो है वो अभी मैं कल ही न्यूज में देख रही थी कि आया था कि बहुत सारे कंट्रीज में उन्होंने कर दिया है कि आप हाफ स्लीव शर्ट पहन के आए। हाँ, अदरवाइज क्या होता था, फॉर्मल अटायर की वजह से आप कोट पहनेंगे, फिर आपको गर्मी लगेगी, फिर आप एसी चलाएंगे। सो ये सारी चीजें मतलब आपका लाइफस्टाइल, बेसिकली इट इज ऑल लाइफस्टाइल फॉर एनवायरनमेंट। हाँ, कि इफ यू कैन लिव विदाउट एसी, इफ यू कैन जस्ट लिव फॉर फ्यू मंथ्स फॉर नॉट बाइंग क्लोथ्स। हाँ, अगर आप अपने एक मोबाइल के साथ, अब मैं जैसे अभी मैं करंट मोबाइल यूज कर रही हूँ, मेरा 4th ईयर है इस मोबाइल का। 21 में मैंने बाय किया था और 5th ही मेरे को मानना चाहिए। तो जब तक जो चीज़ ठीक चल रही है, हाँ, अननेसेसरी उसको चेंज करके नई चीज़ लेना और कंज़्यूमरिज़्म को बढ़ावा देना और वेस्ट, इलेक्ट्रॉनिक वेस्ट जनरेट करना। सो ये सारी चीज़ों के बारे में अगर आप सोचेंगे, हाँ, खाली सोचने से ही काफ़ी डिफरेंस आ जाता है। मैनिफेस्ट करने से काफ़ी डिफरेंस आता है। दिस इज़ फ्रूगैलिटी, नथिंग एल्स। ओके। मैम, आप कहाँ-कहाँ घूम चुके हो? मैं अगर इंडिया की बात करूँ या इंडिया की बाहर की बात करूँ? आई एम अ क्योंकि ट्रैवल क्योंकि एंथुसियास्ट हमारा आई जो शुड से। सेक्टर है, हम ये जो सेक्टर है, जिस सेक्टर में अपन लोग काम करते हैं, इसमें अपन लोगों को बहुत ज़्यादा घूमने को मिलता है, डिफरेंट प्लेसेस, और बहुत सारे एक्सपीरियंसेस भी गेन करने को मिलते हैं। तो मैं मतलब जानना चाह रहा हूँ कि आप किस लेवल तक जा चुके हो ट्रैवलिंग के लिए?
अब इंडिया से अगर स्टार्ट करें तो इंडिया में आई हैव टू थिंक कि मैं कहाँ नहीं गई हूँ। हाँ, अच्छा, ओके। तो बिकॉज़ आई एम अ ट्रैवल एंथुसियास्ट, माय होल फैमिली इज़ अ ट्रैवल एंथुसियास्ट रादर आई शुड से। तो हम लोग काफ़ी ट्रैवल करते हैं। लोकल नियर बाय भोपाल के विज़िट से लेके एंड अक्रॉस द लद्दाख टू अंडमान टू लक्षद्वीप, केरला, आई डोंट रिमेंबर एनी स्टेट वेयर आई हैव नॉट बीन। हाँ, और ये हम लोग पर्सनल लेवल पर भी मैं काफ़ी इंटरेस्टेड हूँ, तो हम लोग घूमते हैं, नेशनल पार्क्स भी काफ़ी विज़िट किए हैं एंड प्रोफेशनली भी बीइंग इन आईएफएम एंड बीइंग इन्वॉल्व्ड इन सो मेनी रिसर्च प्रोजेक्ट्स एंड कंसल्टिंग इन द लास्ट 32 इयर्स आई शुड से। सो काफ़ी अपॉर्च्युनिटीज़ घूमने की मिलती हैं, मल्टीपल प्लेसेस पर जाने की, तो वहाँ काम भी करते हैं, उसके साथ जो है वो घूमते भी हैं, तो दोनों जो है वो साथ-साथ ही चलते हैं। सो इंडिया में तो काफ़ी अपॉर्च्युनिटी रिसर्च प्रोजेक्ट्स की वजह से, और पर्टिकुलरली अभी जो मैं सीएसआर प्रोजेक्ट्स में कंसल्टिंग असाइनमेंट्स कर रही हूँ, तो उनकी प्रोजेक्ट साइट्स काफ़ी डिफरेंट प्लेसेस पर रहती हैं। अभी रिसेंटली हम लोग टाइटन का एक प्रोजेक्ट किए थे, तो उसमें हम लोग उत्तराखंड के बहुत रिमोट एरियाज़ जो नॉर्मल कोर्स में टूरिज़्म के लिए एक्सेसिबल ही नहीं होते हैं, सो उन सारे एरियाज़ में हमने जाके वहाँ की कम्युनिटीज़ के साथ इंटरैक्ट किया एंड हाउ इम्पैक्टफुल द प्रोजेक्ट्स आर, इसके बारे में ये सब हम लोगों ने देखा। तमिलनाडु में भी हम लोगों ने एजुकेशनल प्रोजेक्ट से टाइटन के उनका इम्पैक्ट असेसमेंट के लिए हम लोग गए। तो मल्टीपल अभी वेस्टर्न कोल फील्ड्स के लिए हम लोग काम कर रहे हैं। तो वेस्टर्न कोलफील्ड के प्रोजेक्ट प्रगति और प्रोजेक्ट सुश्रुत थे, तो उसमें नागपुर एंड अराउंड एरियाज़ जो थे, सो उनमें हम लोगों ने जो है वो स्टडी किया। तो इस तरह की काफ़ी प्रोफ़ेशनल अपॉर्च्युनिटीज़ भी काफ़ी मिलती हैं, और पर्सनल आउट ऑफ माय इंटरेस्ट आल्सो आई गो। सो दिस वाज़ अबाउट इंडिया. So abroad also for various conferences and all, I have been to almost 14, 15 countries I must have visited. Almost most of the continents I should say, not all. I haven't been to New Zealand and I haven't been to South America. So these are the two continents I have not yet visited. बाकी तो काफ़ी areas में जो है I have been. So that's all. ओके। अब मैम ट्रैवलिंग के अलावा आपके और क्या हॉबीज़ हैं? ट्रैवलिंग के अलावा पोएट्री राइटिंग इज़ समथिंग व्हिच आई डू। इंग्लिश, हिंदी दोनों में ही लिखती हूँ। वाइल्ड लाइफ पोएट्री भी लिखी है। एक चीता ऑन द गो मैंने एक पोएम लिखी थी, तो जब इंडिया में चीता मिशन आया था, तो उसमें चीता क्या सोच रहा होगा हो जाएगा, इसके बारे में। हो जाएगा। हाँ, एक बुक भी मैंने पब्लिश की थी इनसाइड आउट के नाम से, जिसमें मेरी 20-25 पोएम्स का कलेक्शन है। पहले मैं इंग्लिश में लिखती थी, लेकिन फिर बाद में मैंने थोड़ा हिंदी में भी लिखना स्टार्ट किया। अच्छा, ओके। सो ये पोएम एक टाइगर पर लिखी थी मैंने, द टाइगर रिबॉर्न। तो ये उसके बाद अभी रिसेंटली जब इंडिया का चीता मिशन आया, तो उस पर चीता के पर्सपेक्टिव से कि चीता क्या सोचता होगा जब उसको वहाँ से अफ्रीका से यहाँ पर इंडिया में लाया गया होगा। तो इसका टाइटल था चीता ऑन द गो। तो इसमें चीता इज जस्ट टॉकिंग अबाउट आई वोक अप इन फियर इन अ स्ट्रेंज मिडनाइट, स्केरी स्टारी मूनलिट ब्राइट, ignorant of the decision that flagged the cheetah mission, trapped under the bars of oblivion, ready to be flown across nations, where and why nothing known, in a special craft I was flown. क्राफ्ट से लाए, स्पेशल क्राफ्ट से आए थे चीतास। ओवरवेल्म्ड बाय द वेलकमिंग ब्रिगेड, कंफ्यूज्ड बिहाइंड बार्स, थॉरोली अफ्रेड, बहुत डरा हुआ था, पता नहीं कहाँ जा रहा हूँ, क्या होगा। रेडी टू बी रिलीज्ड इन अ न्यू इकोसिस्टम, wisely chosen with the friendly emotions. फिर my passions to explore the land and woods surpassed all limits where wise men stood, limiting my curiosity to explore, tranquilized back to the same old door. आपने सुना होगा न्यूज़पेपर में उस समय आया था कि चीता बार बार कूनों से भाग जाता था और बहुत दूर जाके मिलता था, फिर ये लोग वापस उसको लेके आते, तो उस चीज को कैप्चर किया है एनालाइज में, ट्रैंकुलाइज करके उसको वापस जो है वो फिर कूनों में ले आते थे। सो फिर उसके बाद फाइनली चीता क्या कहता है, आई वॉन्ट टू लिव फ्री विद माई पैशन, आई एम नॉट अ क्रिएचर फॉर योर फैशन, आई लव योर लैंड डियर चीता मिशन। ऐसा नहीं है कि मुझे इंडिया से प्यार नहीं है, आई लव योर लैंड डियर चीता मिशन, बट माई फ्री विल रेन्स विदाउट एनी परमिशन। मुझे कहीं भी मूव करने के लिए आपकी परमिशन की जरूरत नहीं होनी चाहिए। सो दिस इज वॉट आई वॉज थिंकिंग चीता माइट बी thinking like that, the way we were treating him to tranquilize and try to contain him in the boundaries of Kuno. So this is what I have reflected in this particular poem.
मैम, व्हाट डू यू फील अबाउट वाइल्ड लाइफ कंजर्वेशन? वाइल्ड लाइफ कंजर्वेशन के लिए बहुत अच्छी एफर्ट्स इंडिया में हो रही हैं एंड अभी बिग कैट अलायंस की प्री मीटिंग भी यहाँ पर आईआईएफ में होने वाली है। हमारे ऑनरेबल मिनिस्टर भूपेंद्र यादव जी यहाँ पर आ रहे हैं। अच्छा। सो एफर्ट्स तो काफ़ी अच्छी हैं यहाँ की एंड बट मुझे लगता है कि जो ह्यूमन वाइल्ड लाइफ कॉन्फ्लिक्ट के कुछ इश्यूज हैं, उसमें अभी मैंने भी कुछ रिसर्च की थी। काफ़ी नेशनल पार्क्स में मैंने इस पर काम किया था। केवलादेव नेशनल पार्क में मेरी एक फर्स्ट स्टडी थी, सो पीपल पार्क कॉन्फ्लिक्ट्स के ऊपर। तो आईएफएम में और भी काफ़ी काम इस फील्ड में हो रहा है। सो किस तरह से हम कम्युनिटीज़ को एंगेज करें फॉर वाइल्ड लाइफ कंजर्वेशन, सो उससे रिलेटेड अभी कुछ और एफर्ट्स की ज़रूरत है, कुछ और अवेयरनेस की ज़रूरत है कम्युनिटीज़ में। अदरवाइज़ गवर्नमेंट के साइड से तो एफर्ट्स काफ़ी अच्छी हो रही हैं। टूरिज़्म डेवलपमेंट जो है उससे जब उनको लाइवलीहुड मिलता है तो उसी से जो है वो कॉन्फ्लिक्टिंग सिचुएशन ग्रेजुअली रिड्यूस होती है, क्योंकि उनको पहले लगता था कि एनिमल्स आर बैरियर्स, कि वो उनकी क्रॉप ब्रीडिंग करते हैं, उनको उनकी वजह से उनको रिलोकेट किया जाता है टू डिफरेंट प्लेसेस। हाँ, लेकिन जब उनको लगेगा कि एनिमल्स की वजह से पब्लिक वहाँ आती है, हाँ, उनको देखने के लिए, और उससे उनका लाइवलीहुड डेवलपमेंट हो रहा है, उनकी क्वालिटी ऑफ लाइफ इंक्रीज हो रही है, सो डेफिनेटली उनका कोऑपरेशन लेवल बढ़ेगा एंड दैट्स व्हाट गवर्नमेंट इज डूइंग। और बहुत सारे रिहैबिलिटेशन एफर्ट्स जो हो रहे हैं वाइल्ड लाइफ कंजर्वेशन के लिए, सो आई एम वेरी पॉजिटिव दैट थिंग्स आर गोइंग इन द राइट डायरेक्शन। मैम, मैं इस क्वेश्चन को साइकोलॉजिकली कैसे अलाइंड है, मैं ये पूछना चाह रहा था। क्योंकि मुझे ऐसे लगता है ये कंजर्वेशन भी कहीं ना कहीं ह्यूमन ओरिएंटेड ही है। वी आर नॉट कंजर्विंग एनिमल्स, वी आर कंजर्विंग एनिमल्स सो दैट वी आर सेफ। तो ये किस टाइप का कंजर्वेशन हुआ? क्योंकि दिस इज ओनली बेनिफिटिंग अस, है ना? उन लोगों का क्या बेनिफिट है एनिमल्स का? तो मैं उस वे में इसको पोर्ट्रे आपकी तरफ से विचार चाह रहा था इस पर। कंजर्वेशन साइकोलॉजी एक पूरा सेपरेट डिसिप्लिन है। हाँ। हाँ, अच्छा। सो बहुत सारे लोग क्लेम करते हैं कि दे आर द कंजर्वेशन साइकोलॉजिस्ट। मैं भी ऑल्सो कई बार लिखती हूँ अपने आप को कंजर्वेशन साइकोलॉजिस्ट, बिकॉज बीइंग इन आईआईएफएम आई हैव द प्रिविलेज ऑफ राइटिंग इट। हाँ, डेफिनेटली इट्स अ ट्रेड ऑफ। हाँ, एनिमल्स राइट्स, हम लोग एनिमल राइट्स के बारे में बहुत बात करते हैं। हाँ, फिर उसके बाद हम नॉन वेजिटेरियन फूड खाने में बिल्कुल हेजिटेट नहीं करते हैं। तो मुझे ये क्वेश्चन मेरे माइंड में हमेशा से रहा है कि डॉग के राइट्स और जो एनिमल्स जैसे बकरा वगैरह खाया जाता है, या और बहुत सारे एनिमल्स जो खाए जाते हैं, मुर्गी के राइट्स, उनमें कैसे डिफरेंस है? सो इसका आंसर मुझे आज तक नहीं मिला है। फूड चेन के एग्जांपल्स लोग देते हैं, लेकिन फूड चेन्स तो ठीक है। हाँ, लेकिन फिर भी ये सारे जो नॉन वेजिटेरियन फूड कंज्यूम करना है, मेरे हिसाब से ये भी एक अनसस्टेनेबल और क्लाइमेट अनफ्रेंडली बिहेवियर है, जिसके बारे में लोग, बिकॉज़ इट इज़ अ पार्ट ऑफ देयर फूड चॉइस, वो लोग नहीं सोचते हैं। सो इस तरह की और बहुत सारी ऐसी डायमेंशंस हैं जिसके बारे में लोग, जो उनके थॉट प्रोसेसेस में फिट नहीं होती हैं, उसको कहते हैं नहीं, नहीं इसकी बात हम नहीं करेंगे। सो इसलिए इट्स आयरनी आई शुड से, when we talk about all these issues, rights of animals, rights of human beings regarding food, uh, अवेलेबिलिटी ऑफ रिसोर्सेज, एक्सप्लॉयटेशन ऑफ रिसोर्सेज, ये सब लोग अपनी कंफर्ट और अपनी कन्वीनियंस के हिसाब से जनरेशन से मॉडिफाई करते रहे। ओके। हाँ मैम, तो आपके हॉबीज के बारे में हम लोग बात कर रहे थे। एक हॉबी तो पोएट्री हो गई, और दूसरी कोई हॉबी? बताइए ना, आपको ट्रेवल। ट्रैवल, ये दो ही तो ही मैम। दो तो। अब आईएफएम में रह के इससे ज्यादा हॉबीज अफोर्ड नहीं कर सकते। अच्छा, ओके, ठीक है मैम। हम एक टर्म है इको एंजाइटी, हम्म। इसके बारे में आप कुछ बताना चाहेंगे? इको एंजाइटी क्या होती है? ये इसके बारे में डिस्कस करना क्यों ज़रूरी है? और आज के लोगों को, आज की जनरेशन को इसके बारे में क्यों पता होना चाहिए? एक्चुअली इको एंजाइटी का कॉन्सेप्ट जो है, ये बहुत पुराना तो मैं नहीं कहूँगी, लेकिन हाँ, फिर भी लास्ट मोर देन 1 डिकेड से ये कॉन्सेप्ट काफ़ी पॉपुलर है। जब से हम लोग क्लाइमेट चेंज के बारे में बहुत ज़्यादा बात करना हम लोगों ने स्टार्ट किया है, उसके साथ-साथ ही क्लाइमेटिक एंग्ज़ायटी के बारे में भी डिस्कशंस होने लगे हैं। काफ़ी रिसर्च स्टडीज़ भी इसके ऊपर कंडक्ट हुई हैं। सो ये है बेसिकली कि हमको ये फ़ियर होना कि क्लाइमेट चेंज आगे आने वाले समय में, जब क्लाइमेट चेंज और ज़्यादा एक्सट्रीम वेदर इवेंट्स होने लगेंगी, एक्सट्रीम क्लाइमेटिक चेंजेस होने लगेंगे, सो उससे हमारी लाइफ और हमारे लाइफस्टाइल और हमारी कंफर्ट जोन किस तरह से अफेक्ट होगी। सो उसके बारे में सोच के भयभीत होना, डरना,
ये एक क्लाइमेटिक एंजाइटी या इको एंजाइटी का कॉन्सेप्ट है। मैं बहुत रिसेंटली एक रिसर्च स्टडी पढ़ रही थी, बहुत नई तो नहीं है, 2021 की स्टडी है। इसमें अराउंड मोर देन 10 कंट्रीज पर स्टडी हुई एंड एज ग्रुप था 16 टू 25 एज ग्रुप था, तो मतलब यंगस्टर्स आप कह सकते हैं। और इको एंजाइटी के ऊपर ही, क्लाइमेटिक एंजाइटी के ऊपर स्टडी थी। इसके अलावा स्ट्रेस एंड बहुत सारे अदर जो इमोशनल फैक्टर्स एसोसिएटेड विद क्लाइमेट चेंज हैं, उनको भी स्टडी किया गया था। तो उसमें उनका आउटकम यही था कि 59% लोगों को एक्सट्रीम एंड मॉडरेट लेवल की क्लाइमेट एंजाइटी थी। उनको लग रहा था कि आगे आने वाले समय में हम लोग जैसे अभी रहते हैं शायद ऐसे नहीं रह पाएंगे। बहुत सारे ऐसे क्लाइमेट के नेगेटिव इम्पैक्ट्स हमारे ऊपर होंगे कि हमारी डे टू डे लाइफ जो है वो नेगेटिवली अफेक्ट हो जाएगी, और उसकी वजह से उनको स्ट्रेस एंड बहुत सारे केसेस में, पर्टिकुलरली स्टडीज अफ्रीकन कंट्रीज में स्टडीज हुई हैं जिसमें देखा है कि हीट स्ट्रेस की वजह से सुसाइडल रेट्स बढ़ जाते हैं। मतलब जिन मंथ्स में टेम्परेचर्स बहुत हाई रहते हैं उन मंथ्स में सुसाइडल रेट्स ज़्यादा होते हैं। बहुत सारे मेंटल हेल्थ रिलेटेड इश्यूज भी हैं जो क्लाइमेट चेंज की वजह से जो है वो, वन मोर रिसर्च स्टडी विच आई वाज जस्ट चेकिंग, सो दैट वाज इंडिकेटिंग कि साइकेट्रिक क्लिनिक्स में विजिट्स जो हैं लोगों के, वो जो व्हेन द वार्म मंथ्स आर देयर, सो साइकेट्रिक क्लिनिक्स में विजिट्स का फ्रीक्वेंसी जो है वो इंक्रीज हो जाती है। अच्छा। सो बहुत सारे इस तरह के मेंटल हेल्थ पर हमारे इफेक्ट्स जो हैं वो एनवायरमेंटल फैक्टर्स के होते हैं, एंड इको एंजाइटी इज आल्सो वन ऑफ द एग्जांपल ऑफ दैट। ओके। मैम, क्लाइमेट चेंज से लोगों की साइकोलॉजी भी इफेक्ट होती है, मतलब मेंटल हेल्थ भी इफेक्ट होती है। कुछ एग्जांपल्स उसके, जैसा एक एग्जांपल तो आपने दिया कि गर्मी में बहुत ज़्यादा लोग साइकेट्रिस्ट के पास जाते हैं, तो कोई और एग्जांपल भी है इसका? सुनामी के समय नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ मेंटल हेल्थ एंड न्यूरो साइंसेज ने वहाँ पर चेन्नई और जो अफेक्टेड एरियाज थे सुनामी के, वहाँ पर काफ़ी रिसर्च स्टडीज़ कंडक्ट की थी और वहाँ के लोगों से इंटरेक्ट किया था, और उन्होंने देखा था कि जो इंसिडेंस ऑफ डिप्रेशन काफ़ी ज़्यादा इंक्रीज हो गया था। लोगों में एक फीलिंग ऑफ हेल्पलेसनेस डेवलप हो गई थी कि कभी भी कुछ भी हो सकता है, हम कोस्टल एरिया के पास रहते हैं और कभी भी सुनामी फिर से दोबारा आ सकती है, वी मे लूज आर नियर एंड डियर वंस। तो ये एक एंग्जायटी की फीलिंग्स उनमें जो है वो डेवलप हो गई थी कि वी डोंट नो हाउ लॉन्ग वी विल सर्वाइव लिविंग क्लोज टू कोस्ट। तो ये सारे एग्जांपल्स हैं जो इंडिकेट करते हैं, एक पर्टिकुलरली एक फीलिंग ऑफ हेल्पलेसनेस है, हाँ, कि हम कुछ नहीं कर सकते अगर ऐसा कुछ हो गया तो। हम कहाँ जाएंगे, क्या करेंगे, साइक्लोन आ जाएगा एकदम से तो क्या होगा, एडेप्टेशन कैसे करेंगे, क्या प्रिपरेटरी एफर्ट्स हम लोग करें। सो एक रिसर्च स्टडी मैंने साइक्लोन इफेक्टेड एरियाज ऑफ उड़ीसा में भी करी थी। डॉक्टर धर्मेंद्र होता है, यहाँ आईएफएम में ही हैं वो, उनकी पीएचडी वर्क था। तो वो हम लोगों ने गोपालपुर और पुरी और उधर के एरियाज में जो बहुत साइक्लोन इफेक्टेड एरिया है उड़ीसा का, सो वहाँ के फिशरमैन कम्युनिटीज़ के ऊपर हम लोगों ने स्टडी किया था, और अदर हेट्रोजेनस मिक्स्ड कास्ट ग्रुप्स जो कोस्टल एरिया के 10 किलोमीटर के अंदर रहते थे। तो वो उस स्टडी में भी हम लोग को ये मिला था कि लोगों में काफ़ी एंग्जाइटी थी, लेकिन फिर भी प्लेस अटैचमेंट इतना स्ट्रांग था कि उनको लग रहा था कि ठीक है, जो भी है, लेकिन हम इस प्लेस को छोड़ के तो नहीं जा सकते बिकॉज़ हमारी लाइवलीहुड यहाँ से कनेक्टेड है। सो दोनों चीज़ें हैं, लोगों को फ़ियर भी होता है, लेकिन अब बिकॉज़ ऑफ देयर लाइवलीहुड इंडिया की इकोनॉमिक कंडीशंस ऐसी हैं कि मच ऑफ द पीपल डोंट हैव मच ऑप्शंस। सो दिस इज मोस्टली रिलेटेड टू अ डेमोग्राफिक प्रोफाइल वाले जो लोग हैं, उन लोगों के साथ ही ये चीज़ ज़्यादा है या फिर नहीं, ऐसा नहीं है, डेमोग्राफिक प्रोफाइल वालों में ज़्यादा हैं। ज़्यादा हाँ, है? अदरवाइज़ और लोगों में भी। अभी हिमाचल प्रदेश में हम लोग जो स्टडी कर रहे हैं, तो वहाँ पर भी लैंडस्लाइड्स और इस तरह के इंसिडेंट्स, सडन क्लाउड बर्स्ट, उत्तराखंड एंड कश्मीर और लद्दाख, इन सब एरियाज़ में क्लाउड बर्स्ट के इंसिडेंट्स आप लोगों ने सुने होंगे कि एवरी रेनी सीज़न बहुत फ्रीक्वेंटली होते हैं। तो वो भी क्लाइमेटिक, एक्सट्रीम क्लाइमेटिक इवेंट्स जहाँ पर ज़्यादा होती हैं, वहाँ के लोगों में ये चीज़ ज़्यादा है। ओके। अदरवाइज बाकी लोगों में खाली हीट स्ट्रेस ही होता है कि उनको लगता है कि अरे टेम्परेचर्स बहुत हाई चले जाएंगे, हम लोग कैसे रहेंगे, इलेक्ट्रिसिटी का प्रॉब्लम हो जाएगा। अभी आजकल ऑयल क्राइसिस आप देख रहे हैं, हाँ, तो जो है ऑयल क्राइसिस से बहुत सारी चीज़ें हमारी एसोसिएटेड हैं, तो क्या होगा, कैसे करेंगे। सो एक फीलिंग ऑफ अनसर्टेनिटी जो है वो लोगों में काफ़ी रहती है। तो मैम, जैसा कि आपने बताया कि आपने एक स्टडी करी थी, जब भी एक प्रोजेक्ट कंप्लीट हो जाता है ना, बेसिकली एक इम्प्लीमेंटेशन प्रोजेक्ट जब भी कंप्लीट हो जाता है, तो फिर उसका ना एक इम्पैक्ट असेसमेंट होता है कि ये जो प्रोजेक्ट है, इसका इम्पैक्ट सोसाइटी पर और जिन जो बेनिफिशियरीज हैं उन पर इसका इम्पैक्ट कैसा हुआ है।
तो डिफरेंट फंडिंग एजेंसीज से प्रोजेक्ट आता है, कुछ प्रोजेक्ट्स CSR फंडिंग से आते हैं, कुछ प्रोजेक्ट ग्रांट्स के थ्रू फंडेड होते हैं, कुछ फॉरेन एजेंसीज के थ्रू फंडेड होते हैं। हर किसी का अलग टाइप का एक इम्पैक्ट असेसमेंट होता है। तो सिंस आपका एक्सपीरियंस बहुत ज़्यादा CSR इम्पैक्ट असेसमेंट में रहा है, तो CSR इम्पैक्ट असेसमेंट पर्टिकुलरली किस तरीके से किया जाता है और क्यों ये बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है इम्प्लीमेंटेड एक्टिविटीज़ को असेस करना, पर्टिकुलरली CSR इम्पैक्ट असेसमेंट के ही तरीके से? एक्चुअली कोई भी प्रोजेक्ट हम लोग करते हैं तो उसका एक आउटकम होता है। हम थियरी ऑफ चेंज के मॉडल पे चलते हैं कि उसका आउटपुट तो हमने निकाल लिया, लेकिन आउटकम क्या है, हाउ दैट प्रोजेक्ट हैज़ बेनिफिटेड द सोसाइटी और द बेनिफिशियरीज जिनके लिए भी वो डिजाइंड है। अगर एजुकेशनल प्रोजेक्ट है तो जिन स्टूडेंट्स के लिए आपने एजुकेशन प्रोजेक्ट लिया है उसका बेनिफिट एक्चुअली वहां तक पहुंचा है या नहीं, हाँ, और उसका आगे फर्दर उसका आउटकम क्या है, व्हाट नेक्स्ट। सो इस चीज़ के लिए CSR प्रोजेक्ट्स में पर्टिकुलरली अगर आपकी प्रोजेक्ट वैल्यू 1 करोड़ से ऊपर है और अगर उस ऑर्गेनाइजेशन का टोटल जो CSR बजट है दैट इज़ अबव 10 करोर्स, सो उनके लिए थर्ड पार्टी इम्पैक्ट असेसमेंट करवाना मैंडेटरी होता है। बाकी लोग भी करवा सकते हैं, शॉर्ट प्रोजेक्ट, स्मॉल प्रोजेक्ट्स के लिए भी यू कैन गो फॉर इम्पैक्ट असेसमेंट स्टडीज़, बट ये तो मैंडेटरी रिक्वायरमेंट है एज़ पर CSR सेक्शन 135 और उसके जो सब्सिक्वेंट अमेंडमेंट्स हुए हैं उसके हिसाब से ये मैंडेटरी होता है। सो इसका ऑब्जेक्टिव मेन यही होता है कि वेदर द मनी विच हैज़ बीन स्पेंट इन द नेम ऑफ CSR इज़ एक्चुअली गिविंग आउटकम्स टू द कम्युनिटी, टू द बेनिफिशियरीज फॉर whom इट वाज डिजाइन्ड। सो इसका एक पूरी मेथोडोलॉजी होती है जो हम लोग यूज़ करते हैं इसके लिए। वैसे तो OECD फ्रेमवर्क कॉमनली लोग यूज़ करते हैं इसके लिए, थियरी ऑफ चेंज में भी ये इनबिल्ट है, लेकिन OECD? हाँ, लेकिन हम लोग जो है वो मेनली ईज़ियर फ्रेमवर्क इसके लिए अडॉप्ट कर रहे हैं। रीज़ फ्रेमवर्क के नाम से भी कुछ लोग इसको यूज़ करते हैं। सो ये फ्रेमवर्क्स कुछ नहीं है, बेसिकली ये है कि जो प्रोजेक्ट जहाँ पर हुआ है, वेदर पीपल नो, उनको अवेयरनेस है इस बारे में कि ये इस पर्टिकुलर कंपनी ने फंड किया था ये प्रोजेक्ट, हाँ, और ये क्या प्रोजेक्ट है, वो कितना रिलेवेंट है उनके लिए, नीड बेस्ड है या नहीं प्रोजेक्ट, और अगर प्रोजेक्ट का इम्पैक्टफुल है या नहीं, मतलब उसका इम्पैक्ट जिन लोगों तक पहुंचना था वो पहुंचा या नहीं पहुंचा, जो मनी उस प्रोजेक्ट में लगाया गया तो वो मनी एफिशिएंटली यूटिलाइज हुआ या नहीं हुआ, कितना इफेक्टिवनेस उस प्रोजेक्ट की है, एंड कितनी सस्टेनेबिलिटी है। मतलब कोई भी कॉर्पोरेट जो है वो CSR के लिए लिमिटेड फंडिंग रहती है, 2% मतलब उनको पूरा देना होता ईज़ियर, है। हाँ, EASIER, हाँ, हाँ। इफेक्टिवनेस, अवेयरनेस ऐसे करके है। हाँ, एफिशिएंसी, सस्टेनेबिलिटी, इम्पैक्ट, हाँ, इस तरह से करके जाता है ये। तो वो पर्टिकुलर प्रोजेक्ट जो है वो उसका इम्पैक्ट जो है वो लास्ट द लीस्ट द लोएस्ट द लॉस्ट, हाँ, इस लेवल तक पहुंचा या नहीं पहुंचा। तो उसका मेजरमेंट करने के लिए जो है हम लोग मेथोडोलॉजी यूज़ करते हैं, इस फ्रेमवर्क के थ्रू हम लोग मेजर करते हैं। तो इसमें हम लोग जनरली 360 डिग्री अप्रोच अडॉप्ट करते हैं। लाइक हम लोग जो फंडिंग ऑर्गेनाइजेशन है कॉर्पोरेट, तो उससे भी बात करेंगे, उनसे पूछेंगे, हाँ, उस प्रोजेक्ट के बारे में कि उन्होंने क्यों वो प्रोजेक्ट स्टार्ट किया, क्या उसके नीड असेसमेंट करवाया या नहीं करवाया, क्या रिक्वायरमेंट थी, क्या रेलेवेंस थी कि इस प्रोजेक्ट को इसी पर्टिकुलर एरिया में किया जाए। तो वो सारी चीज़ें उनसे ऑर्गेनाइजेशन से पूछते हैं। उसके अलावा इम्प्लीमेंटिंग एजेंसी से पूछते हैं। देयर आर 4 आर्म्स विद whom वी आर कनेक्टेड। वन इज द कॉर्पोरेट ऑर्गेनाइजेशन, द फंडिंग ऑर्गेनाइजेशन, another is the implementing agency, third is the civil society organizations or implementing agency, they are one and the same, the beneficiaries of that particular project, और academic institutions भी जो associated हैं उसके साथ, पर्टिकुलरली जो नॉलेज पार्टनर्स की तरह से जो हमको लेते हैं। तो इन लोग सबसे हम पूछते हैं उस प्रोजेक्ट के बारे में। हम लोग प्रॉपर टूल्स डेवलप करते हैं, जो डिफरेंट स्टेक होल्डर्स के लिए डिफरेंट टूल्स डेवलप करते हैं, कैसे उन लोगों ने स्टेक होल्डर एंगेजमेंट किया। तो मैम, बहुत टूल्स से आपका मतलब? टूल से मतलब क्वेश्चनेयर, जो बेनिफिशियरीज से पूछने के लिए अलग तरह की क्वेश्चनेयर बनाई जाती हैं। स्टेक होल्डर्स, जो दूसरे स्टेक होल्डर्स हैं, इम्प्लीमेंटिंग एजेंसी के पार्टनर्स हैं, उनके लिए अलग क्वेश्चनेयर बनाई जाती हैं। तो ये बेसिकली ये पूछने के लिए होती हैं कि वेदर द प्रोजेक्ट इज इम्पैक्टफुल और नॉट। सो फाइनली हम ईजियर फ्रेमवर्क ले या कोई भी हम फ्रेमवर्क ले, अल्टीमेटली वी वांट टू नो दैट वेदर प्रोजेक्ट आउटकम्स हैव बीन रियलाइज्ड और नॉट। सो उसका एक ये मेजरेबल, क्वालिटेटिव एंड क्वांटिटेटिव दोनों तरीके से हम लोग मेजरमेंट करते हैं इम्पैक्ट का। क्वालिटेटिव और क्वांटिटेटिव मेजरमेंट? क्वांटिटेटिव तो जैसे हम लोगों ने अभी मैंने आपको बताया कि हम
रिसर्च टूल डेवलप करते हैं जिसमें क्वेश्चंस पूछते हैं, उसके ऊपर हम लोग रेटिंग स्केल फॉर्मेट यूज़ करते हैं, जैसे हम लोगों ने 5 पॉइंट या 7 पॉइंट कि स्ट्रांगली एग्री से स्ट्रांगली डिसएग्री तक। तो वो रेटिंग्स लेके उसका एक कैलकुलेशन निकाल के हम लोग एक इंडेक्स बनाते हैं, उससे हमको पता चलता है कि ईज़ियर फ्रेमवर्क के हिसाब से एफिशिएंसी है तो आउट ऑफ 5 पॉइंट्स कितनी एफिशिएंसी है, कितनी इफेक्टिवनेस है, कितना उसके सस्टेनेबिलिटी है। सो ये सारों के इंडाइसेस निकलते हैं, इंडाइसेस के बेसिस पर हम लोग बताते हैं कि अच्छा ये सारे कंपोनेंट्स तो ठीक हैं बट सस्टेनेबिलिटी नहीं है। हाँ, क्योंकि कोई भी कॉर्पोरेट ऑर्गेनाइजेशन जो है वो एंडलेसली किसी प्रोजेक्ट को फंड नहीं करता है, उसको एग्जिट लेना ही पड़ता है। 3 इयर्स प्रोजेक्ट साइकिल जनरली रहता है, तो उसके बाद उस प्रोजेक्ट को फिर से रिपीट करना है फॉर द नेक्स्ट साइकिल और नॉट, या उससे एग्जिट लेना है। एग्जिट लेना है तो कैसे लेना है, हाँ, कि प्रोजेक्ट के आउटकम्स भी मेंटेन रहें, एट द सेम टाइम कॉर्पोरेट उसमें कंटिन्यूस फंडिंग ना डाले। हाँ, सो या तो सिविल सोसाइटी को हैंड ओवर करते हैं या बेनिफिशियरीज को हैंड ओवर करते हैं, या अगर कुछ रूरल डेवलपमेंट से रिलेटेड प्रोजेक्ट है तो पंचायत को हैंड ओवर करते हैं। सो देयर आर डिफरेंट मैकेनिज्म्स थ्रू व्हिच वी ट्राई टू एंश्योर द सस्टेनेबिलिटी ऑफ द प्रोजेक्ट। मैम, आई एम सॉरी, मैं आपसे बार-बार सिंपल क्वेश्चंस पूछ रहा हूँ, बट ये टेक्निकल टर्म्स में आपको पता है, मुझे पता है, बट जनरल ऑडियंस को टेक्निकल टर्म्स ज़्यादा अच्छे से समझ में नहीं आएँगे। जैसे टूल्स टूल्स उनको क्या पता क्या होता है टूल्स, है ना? बिल्कुल ठीक तो है। इसलिए मैं बार-बार आपसे पूछ नहीं, रहा नहीं, था। बिल्कुल ठीक है। और मैम एक सिंपल सा एग्ज़ाम्पल चाहता हूँ। सिंपल लैंग्वेज में अगर आप बता पाएँ कि किस टाइप का प्रोजेक्ट रहता है, वो कैसे इम्प्लीमेंट होता है? और हम क्योंकि एनवायरनमेंट सेक्टर में ज़्यादा काम करते हैं, तो उसी उसी का एक प्रोजेक्ट एग्जांपल अगर आप दे पाएँ कि किस टाइप का प्रोजेक्ट था, किस तरीके से इम्प्लीमेंट हुआ था और आपने किन-किन चीज़ों को आधार में रखकर उसको उसका इम्पैक्ट असेसमेंट करा? मैं टाइटन के ही प्रोजेक्ट का एग्जांपल लूँगी। उनका इंटीग्रेटेड विलेज रिसोर्स डेवलपमेंट प्रोजेक्ट था। तो ये टाटा ट्रस्ट का एक ऑर्गेनाइज़ेशन है, हिमोत्थान सोसाइटी। तो ये लोग हिली एरियाज़ में ही ये लोग वर्क करते हैं। लद्दाख, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, दे आर ओनली वर्किंग इन द हिली एरियाज़। तो ये प्रोजेक्ट इंटीग्रेटेड विलेज रिसोर्स डेवलपमेंट में इन लोगों ने बहुत तरह-तरह की एक्टिविटीज़ की थी। जैसे कि इन लोगों ने सीड्स प्रोवाइड किए थे। जो रिमोट एरियाज़ ऑफ उत्तराखंड में जो कम्युनिटीज़ रह रही थीं, तो उनको एग्रीकल्चर के लिए जो है वो सीड्स प्रोवाइड किए थे, हाई क्वालिटी सीड्स प्रोवाइड किए थे। उनके जो उनको गोट परचेज़ करने के लिए मनी दिया था अंडर सीएसआर फंड्स। उनको कैटल शेड्स बनवाए थे। वहाँ पर जो है बहुत रिलीजियस बेल्ट है वहाँ पर, केदारनाथ, और वहाँ के टूरिस्ट का काफ़ी इन्फ्लो है। तो किस तरह से मतलब वो लोग को होम स्टेज़ वहाँ पर डेवलप कराए थे, उसके लिए उनको सपोर्ट किया था, उनको ट्रेनिंग प्रोवाइड करी थी। तो बहुत सारी एक्टिविटीज़, उनकी नंबर ऑफ एक्टिविटी एसएचजीज़ बनवा के विमेन लाइवलीहुड को प्रमोट किया था। वहाँ के जो लोकल मिलेट्स थे, उनका प्रमोशन करवाया था। तो मल्टीपल टाइप्स ऑफ एक्टिविटीज़ थी व्हिच वर द पार्ट ऑफ इंटीग्रेटेड विलेज रिसोर्स डेवलपमेंट प्रोजेक्ट। तो उनका हम लोगों ने इम्पैक्ट असेसमेंट अभी रिसेंटली हम लोगों ने कंप्लीट किया है उसको। तो हम लोगों ने फिज़िकली विज़िट की थी साइट्स, और वहाँ पर हम लोगों ने बेनिफिशियरीज़ के साथ इंटरैक्ट किया था। एसएचजी मीटिंग्स में हम लोग गए थे। हमने विमेन से पूछा था एक्चुअली कि राइट फ्रॉम द स्टार्ट ऑफ द प्रोजेक्ट हिमोत्थान सोसाइटी ने आपको किस तरह से बेनिफिट किया, आप टाइटन के लोगों को जानते हैं, नहीं जानते हैं, जो इम्प्लीमेंटिंग पार्टनर्स है हिमोत्थान सोसाइटी के लोग, ये कितना फ्रीक्वेंटली आपके यहाँ आते हैं, किस तरह की सपोर्ट ये लोग देते हैं, उससे आप लोग का प्री प्रोजेक्ट आप लोग का इनकम कितना था, कितना इंक्रीज हुआ। बहुत सारे एजुकेशनल प्रोजेक्ट्स भी उसका पार्ट थे इंटीग्रेटेड विलेज रिसोर्स डेवलपमेंट का, कि विलेज के स्कूल्स जो थे उनको भी इन्होंने फैसिलिटीज़ प्रोवाइड की थी। बहुत सारे उसमें एजुकेशनल मटेरियल दिया था, कहीं लाइब्रेरी डेवलपमेंट करवाया था, स्पोर्ट्स की बहुत सारी ट्रेनिंग्स, रूरल स्पोर्ट्स पर्टिकुलरली हिली एरियाज़ में जो है उनको प्रमोट किया था, मल्टीपर्पज़ स्पोर्ट्स मैट प्रोवाइड की थी। तो ये सारी चीज़ें जो इनके यूज़र्स थे उनसे हम लोगों ने पूछा जाके, बिकॉज़ वी हैव टू डू द फील्ड वेरिफिकेशन ऑफ एसेट्स, दैट इज़ नंबर 1, कि जो ये लोग क्लेम कर रहे हैं कि हमने मैट के लिए पैसा दिया, तो वो मैट कहाँ है, कहाँ एग्ज़िस्ट करती है। तो इसके लिए हम लोग जियो टैग्ड फोटोग्राफ्स खींचते हैं कि हम लोग वहाँ जाके देखते हैं कि एक्चुअली वो रिसोर्स या वो एसेट वहाँ एग्ज़िस्ट कर रहा है या नहीं कर रहा है। ओके। अगर लाइब्रेरी
के वे बुक्स प्रोवाइड की हैं तो वो बुक्स कहाँ हैं? उसमें ब्रांडिंग हुई है या नहीं हुई है टाइटन की? अगर सीड्स प्रोवाइड किए हैं तो फील्ड्स में जाके देखते हैं कि कौन-सी क्रॉप लगी। हाँ, क्रॉप प्रोडक्शन कितना हुआ, उससे कितना बेनिफिट हुआ। फ्रूट ऑर्चर्ड्स के लिए भी उन्होंने सपोर्ट किया था। तो कितनी फ्रूटिंग हुई, पहले कितनी होती थी। तो ये प्री पोस्ट एनालिसिस हम लोग करने की कोशिश करते हैं। एक बेसलाइन डेटा होता है कि जब प्रोजेक्ट स्टार्ट हुआ था उस समय क्या स्थिति थी और प्रोजेक्ट कंप्लीट होने के बाद पर्टिकुलरली 3 इयर्स लाइफ साइकिल जब प्रोजेक्ट का कंप्लीट हो जाता है उसके बाद ही करते हैं, बट कई बार एनुअल भी करते हैं ये लोग। तो क्या डिफरेंस था प्री पोस्ट सिनेरियो में? सो ये हम लोग जो हैं ये बेनिफिशियरीज से बातचीत करके, फोटोग्राफ्स खींच के, एसेट्स को देख के, इम्प्लीमेंटिंग एजेंसीज के लोगों से बातचीत करके उनसे चैलेंजेस पूछते हैं कि क्या-क्या चैलेंजेस आपको आए प्रोजेक्ट इम्प्लीमेंटेशन करने में और क्या वो लोग चाहते हैं कि रिकमेंडेशंस जाएँ कि जिससे ये प्रोजेक्ट अगर नेक्स्ट साइकिल में आता है तो वो किस तरह से और इम्प्रूव्ड फॉर्म में आ सकता है और किस तरह से प्रोजेक्ट आउटकम्स जो रियलाइज़ नहीं हो पाए, क्योंकि ज़रूरी नहीं है कि हर प्रोजेक्ट सक्सेसफुल हो। बहुत सारे ऐसे एरियाज़ रह जाते हैं, ग्रे एरियाज़, कि जिसमें इन स्पाइट ऑफ ऑल द एफर्ट्स प्रोजेक्ट जो है वो जब तक फंडिंग कॉर्पोरेट दे रहा है तब तक तो चलती है। उसके बाद जो है वो कंटिन्यू नहीं कर पाते हैं प्रोजेक्ट्स। तो वेजिटेबल कल्टीवेशन भी वहाँ पर काफ़ी करवाया था इन लोगों ने। तो बहुत सारे प्रोजेक्ट्स जो है वो फंडिंग विथड्रॉ करने के बाद एसएचजीज़ अपने लेवल पर उनको कंटिन्यू कर रही थीं। कुछ ऐसे प्रोजेक्ट्स थे, पर्टिकुलरली वेजिटेबल कल्टीवेशन का प्रोजेक्ट जो था वो मैं एक एग्ज़ाम्पल आपको देना चाहूँगी। उसमें जब तक इन लोगों का व्हीकल आता था इम्प्लीमेंटिंग पार्टनर्स का टू टेक वेजिटेबल्स टू द लोकल मार्केट और वहाँ पर सेल के लिए, तब तक तो प्रोजेक्ट बहुत इम्पैक्टफुल था। फिर जब इन लोगों ने व्हीकल फैसिलिटी विथड्रॉ कर ली तो बहुत रिमोट एरियाज़ थे, वहाँ पर उनके पास और कोई मोड नहीं था कि वो वेजिटेबल्स को नियर बाय मार्केट में जाके सेल कर पाएँ। सो वो उसका बेनिफिट खाली उनके हाउस होल्ड लेवल तक रह गया और विलेज लेवल तक रह गया, उसके बियॉन्ड वो नहीं जा पाया। सो this is impact assessment is basically the opportunity to see where we failed, where we succeeded, how we can improve the project. That is all. It's not a kind of evaluation कि हम किसी को पास फेल कर रहे हैं, इस तरह की कोई चीज़ नहीं होती है। ओके, गॉट इट। ठीक है मैम, थैंक यू सो मच। आपने हमें अपना वैल्यूएबल टाइम दिया और हमसे बात करने के लिए टाइम निकाला और हम आगे भी ऐसे-ऐसे एपिसोड निकालते रहेंगे, तो आप भी बिल्कुल देखिएगा बिल्कुल। और थैंक यू सो मच आने के लिए। थैंक यू विशेष, मुझे भी बहुत अच्छा लगा आपसे बात करके और मैं चाहती हूँ आपके इस एपिसोड के थ्रू पर्यावरण के प्रति हमारे जो कंसर्न्स हैं और जो हम लोगों ने इशू डिस्कस किए हैं वो कॉमन पब्लिक तक पहुँचे और वो लोग एक्चुअली में अपनी डे टू डे लाइफ में उनको इम्प्लीमेंट करें और प्लैनेट के लिए एक कंपैशनेट एटीट्यूड रखें और अपनी कंफर्ट जोन से बाहर जाके एनवायरनमेंट के बारे में सोचें, क्लाइमेट के बारे में सोचें, यही मैं चाहती हूँ। बिल्कुल मैम, बिल्कुल होगा ऐसा। थैंक यू। थैंक यू मैम।